तब हम लोग क्या कर रहे थे कि लास्ट क्लास में, है ना, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे कि वेरिएबल्स को किस तरह से यूज करना है। पहले तो दिमाग में रख लो, कुछ भी काम करोगे तो कोड लिखोगे, और कोड में क्या होगा, ध्यान से समझो, कुछ भी काम करोगे तो क्या लिखोगे, या तो कोड लिखोगे और या तो लॉजिक लिखोगे। ध्यान से समझना इस बात को, किसी भी काम को करोगे तो क्या लिखोगे, अगर यहाँ पे बात करें तो क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। अच्छा, कोड लिखोगे, या अच्छा किसी भी काम को करने का कोई, अच्छा कोड का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से लिखना। अच्छा, किसी भी काम को करने का तरीका और कैसे लिखा जा सकता है, मान लो हमें तुमसे काम कोई करवाना है, हम तुम्हें कैसे करवा सकते हैं। अरे हम समझेंगे कि एक लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी, हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो, तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उस काम को करने के स्टेप्स लिख देते हैं, कदम लिख देते हैं कि उस काम को करने के लिए क्या क्या करना है। होता है कि नहीं होता? जैसे कोई चीज़ बताओ, कोई चीज़ सोचो, कोई भी काम सोचो। जैसे मान लो अगर हम कहें कि मान लो हमें जैसे आधार कार्ड बनवाना है, या हमें कोई भी काम करना है, आधार कार्ड बनवाना है। अच्छा, आधार कार्ड का प्रोसेस समझो। आधार कार्ड का क्या प्रोसेस है कि भाई आधार कार्ड बनवाना होता है तो शायद पहले तुम कहीं जाके किसी दुकान पे क्या करते हो, कोई फार्म भरवाते हो। वो फार्म भरवाने के बाद तुम्हें क्या मिलता है, अपॉइंटमेंट, हाँ, रिसिप्ट मिलता है। रिसिप्ट में तुमको अपॉइंटमेंट मिलता है कि फलाने तारीख को उस बैंक में जाना, तुम्हारा आधार कार्ड बनेगा। तब तुम वहाँ जाते हो, वहाँ तुम उसके पास डिटेल होती भी है और तुमसे तुम्हारी डिटेल फिर से मांगता है। तुम सारी डिटेल वहाँ क्या करते हो, फिर भर के देते हो, है ना। इसके बाद इस तरह से काम करते हुए है। तो आधार कार्ड बनवाने का भी एक प्रोसेस है ना, आधार कार्ड बनवाने का भी एक क्या है, एक प्रोसेस है ना। ऐसे हवा में तो बन नहीं जाता, पहले क्या करोगे। अच्छा, अब ध्यान से समझना कि आधार कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहता है। वो कहता है कि पहले जाओ दुकान पे या सहज जन सेवा केंद्र पे, उस आदमी को क्या बताओ, अपना नाम बताओ। उसको क्या बताओ, अपना नाम बताओ, अपना एज बताओ, अपना एड्रेस बताओ, ठीक है। और तुम बताते हो, वो सब कुछ एक फॉर्म पे क्या कर लेता है, या तो फॉर्म पे भर लेता है या तो कंप्यूटर पे क्या करता है, फिलअप कर लेता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, तो मान लो तुमसे फॉर्म भरवाया उस पर कागज पे, तो कागज में तुमने क्या किया, अपने फॉर्म भर दिया। वो फॉर्म भर के ले गया वो किसी, जहाँ पे जो आधार कार्ड बनाने का एक और सेंटर होगा वहाँ जाके, या वो फॉर्म क्या कर दिया, या जो नज़दीकी ब्रांच होगी वहाँ जाके वो फॉर्म क्या कर दिया, जमा कर दिया, सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद वहाँ भी उसके पास क्या है, डिटेल है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है। अब तुमसे कहा गया कि तुम 3 दिन बाद वहाँ पहुँचो। जब 3 दिन बाद, अच्छा, और तुमको वहाँ पे जब फॉर्म भरे तो हो सकता है तुमको उसने एक क्या दे दिया, रिसिप्ट दे दिया। एक क्या दे दिया, रिसिप्ट दे दिया। एक उसमें देखोगे ऊपर एक क्या होगा, एक नंबर सा होगा, या रिसिप्ट आईडी। जैसे कोई चीज़ खरीदते हो, जो कोई चीज़ बनवाते हो गवर्नमेंट ना, तो देखो जैसे फॉर्म भी खरीदते हो ना कोई एग्जाम भरने के लिए, तो ऊपर एक नंबर लिखा रहता है ना, वो समझ लो क्या है उसका आईडी। और वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, हर आदमी का क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अब तुमने क्या किया, तो अब इसका प्रोसेस, अच्छा ये बताओ, जो आधार कार्ड बनवाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा, तो आधार कार्ड कैसे बनवाना है ये भी कभी लिख के क्या किया होगा, बताया होगा ना। उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा एक आदमी आएगा, एक ये फार्म भरेगा, भरने के बाद वहाँ देगा, उस फार्म को फिर क्या होगा, आगे दे दिया जाएगा। 2 या 3 दिन बाद फिर वो आदमी वहाँ पहुँचेगा। तो ये सब कुछ स्टेप लिखा गया कि नहीं लिखा गया। इसमें उस आदमी का जिक्र कितनी बार आया, कई बार, फॉर्म भरने के टाइम पे, फिर अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाने पे। तो आदमी का जो नाम है, जैसे यहाँ तुमसे फॉर्म भरवाया, फिर वहाँ गए, वहाँ भी भरवाया। जैसे देखो एग्ज़ाम देने जाते हो,
एडमिशन के टाइम पे भी फॉर्म भरते हो, ठीक है, और वहाँ पे भी नाम लिखते हो। जब वो फॉर्म भरने लगते हो बोर्ड का या इस टाइप का कुछ भरने लगते हो तो वहाँ भी भरते हो। 2-3 जगह भरते हो, 2-3 जगह क्या, 2-3 जगह भरते हो, तो है ना इस तरह से एक ही चीज कई जगह क्या होती है, यूज होती है। पहले तुम्हें ये सोचना है, एक ही चीज जगह जगह क्या होती है, यूज होती है। तो जिसने भी इंग्लिश में स्टेप लिखा होगा ना, उसने बार बार यही लिखा होगा कि कोई पर्सन आएगा है तो कहेगा, मान लो, अब देखो वो भी इसमें कहेगा, मान लो क्या होगा, वो भी ऐसे सवाल लिखे, वो जो लिखा होगा अंग्रेजी में ना, वो भी लिखा होगा कि लेट अ पर्सन है और नेम ए, जो ए यूज किया वही क्या है, वेरिएबल। या उन्होंने कहा कि एक चलो मानते हैं एक आदमी का मतलब क्या है, सवाल में ए है, पर्सन का मतलब ए है या पर्सन है या पी है, जैसा हम मानना चाहें। तो मेरा ये देखो एक चीज़ ये सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है कि एक काम करोगे तो उस काम को करने के लिए कई स्टेप्स होंगे, और उन कई स्टेप्स में कई चीज़ें ऐसी होंगी जो बार बार यूज होंगी। कहीं सोचो जरा, देखो कहीं तुम जाते हो, कोई फॉर्म भरते हो ना, तो यहाँ पे 20 चीज़ भरवाते हैं, अगले बार अगले काउंटर पे गए, वहाँ भी 10, वहाँ भी क्या किए, 15 चीज़ या 25 चीज़ और भरवाए, और लेकिन उन 15 चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ भी थी और यहाँ भी, वहाँ भी नाम भरवाए थे, यहाँ भी नाम भरवाए, वहाँ भी डेट ऑफ बर्थ भरवाए थे, यहाँ भी भरवाए। जैसे सोचो लाइसेंस बनवाते हो, पहले जाके फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद देखो, तो फॉर्म भरने के टाइम पे अपना नाम भरते हो, फिर इसके बाद एग्ज़ाम देने पहुँचते हो, अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट पे एग्ज़ाम देने पहुँचते हो, फिर वहाँ तुम्हारा फिर नाम वाम भरते हो, फिर इसके बाद तो इस तरह से कई बार होता है कि नहीं होता, तो वही नाम बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। अब एक वही है, तो सेम जैसे वहाँ एक आदमी इंग्लिश में नहीं लिख रहा था, वैसे ही सेम यहाँ भी काम है। वहाँ भी जिसने प्रोसेस लिखा था ना, उसने लिखा था ऐसे कि माना पर्सन का मतलब क्या है, पी है, और अब सवाल में जैसे अगर पी बराबर क्या है, राहुल है, तो वही प्रोसेस किसके लिए काम करेगा, राहुल के लिए काम करेगा। और वही पर्सन पी बराबर क्या है, रमेश है, तो वही प्रोसेस किसके लिए काम करेगा, रमेश के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सेम ऐसे वेरिएबल वहां भी है, वेरिएबल यहां। मतलब ये समझ लो, पहले एक चीज दिमाग में बैठाओ, बात ये नहीं कि तुम जान गए, जान जाना अलग चीज है, समझ जाना अलग चीज है। कि तुम, हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कह दिए इसलिए तुम इस बात से सहमत हो, तुमने इसके बारे में सोचा तो तुम्हें लगा कि जैसा ये है, मतलब जो ये है ये बहुत काम का है, हम इसलिए एग्री कर रहे हैं इस बात से, तो दोनों में फर्क है ना। तो ये याद रखो, वेरिएबल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि कोई भी काम करोगे तो उस काम को करने के लिए कई क्या होंगे, स्टेप्स होंगे, और बहुत से स्टेप्स में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो उनको बार बार लिखने के बजाय उनको एक क्या डाल देना, वेरिएबल, और जगह जगह वेरिएबल को यूज करना। जैसे तुम सोचो, जरा ध्यान से सोचो, एक बात, फ्लिपकार्ट बना हुआ, अमेजन बना है, अमेजन सिर्फ इंडिया में काम नहीं करता, बाहर मेनली तो अमेरिकन कंपनी है, अमेजन.com खोलोगे तो उन्हीं का खुलेगा, अमेरिका वाला। अब तुम देखो उसमें क्या देखते हो, उनमें जाते हो, किसी भी चीज़ का दाम क्या दिखता है, डॉलर में दिखता है, टोटल जो बिल आता है किसमें दिखता है, डॉलर में। बहुत सी चीज़ें किसमें दिखती है, डॉलर में ना। तो अब सोचो, एक तो रास्ता ये है कि जगह जगह क्या लिखें, डॉलर। एक तो रास्ता ये है कि जगह जगह क्या लिखें, डॉलर लिखें। अब कितनी जगह लिखना है,
बहुत जगह वहाँ तो हजारों जगह क्या लिखा होता है, जो भी दाम लिखा हुआ आएगा किस में आएगा, डॉलर में। ऐड टू कार्ट पेज पे जो दिखाई देगा डॉलर में, हर चीज़ डॉलर में। अगर इंडियन Amazon.in है तो हर चीज़ रुपीज़ में, हर चीज़ मान लो किस में, RS में, ठीक है। हर चीज़ किस में, RS या रुपीज़ का भी तो साइन आ गया है, या फिर क्या, मान लो Amazon.com है तो क्या, डॉलर। तो हर जगह डॉलर दिख रहा है ना। एक अब देखो, क्या तुम्हें लगता है कि जो कोड करता है वो बैठता है और कुछ जादू 2 मिनट में मार देता है या कुछ सोच लेता है, तो ऐसा नहीं होता। जो कोड करता है, जैसे उस एक एप्लीकेशन में अमेजन ये 10-20 साल से चल रहा है, 200-400 इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। 400-600 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और पिछले 15-20 साल से अमेजन पे काम चल रहा है। बात समझ रहे हो? तो हर चीज जो दिखती है उसको क्या करना पड़ता है, बनाते हैं हम। तो तुम देखो वहां पे है ना, डॉलर में प्रोडक्ट का दाम लिखा हुआ आ रहा है, डिस्काउंट भी किस में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, टोटल भी किस में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, जगह जगह डॉलर दिख रहा है कि नहीं। तो जो तुमको वहां दिखता है ना, तुम अमेजन चला के ऐसे खुश होकर चलाते हो, वो इस वजह से तुमको दिख रहा है क्योंकि किसी डेवलपर ने उसके लिए क्या लिखा है, कोड लिखा है, जिसकी वजह से वो चीज़ तुमको वहाँ पे मिल रही है। तो जब वो कोड में डॉलर लिखा होगा तभी वहाँ डॉलर आएगा। ऐसे थोड़ी ना है कि कुछ जादू वादू चल रहा है, कोई जादू वादू नहीं चल रहा है भाई। सीधी बात है, डॉलर दिख रहा है तुमको वहाँ। अमेजन खोलते हो तो उनके कोड में कहीं ना कहीं जहाँ से वो भेज रहे होंगे वहाँ भी डॉलर होगा, और कोड भी चीज़ों का अलग अलग होगा। प्रोडक्ट का कोड अलग होगा, उसकी फोटो का कोड अलग होगा। उसमें जब उसको माउस ओवर कर्सर लेके जाते हो किसी फोटो पे, फोटो फट से क्या हो जाती है, बड़ा जूम हो जाती है, उसका कोड अलग होगा। हर चीज़ के अलग अलग कोड है, और डेवलपर्स हैं इतने लोग उसी पे काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो लोग भी क्या कर रहे होंगे भाई, कोड लिख रहे होंगे। अब वो बेवकूफ़ होते 50 जगह किस वर्ड का इस्तेमाल करना है, किसका, देखो ध्यान से, डॉलर। अब बेवकूफ़ होते कि हर जगह जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती जाके क्या लिख के आते, सीधे ऐसे क्या लिखते, डॉलर। ऐसे जगह जगह डॉलर लिख देते। अब दिक्कत क्या होती, मान लो अगर हमें डॉलर से उसे क्या करना है, चेंज करना है, रुपीज़ में करना है, तो जहाँ जहाँ डॉलर लिखा है वहाँ जाके हमें क्या करना होगा। मान लो डॉलर से चेंज करके क्या लिखना है, आर। तो हर जगह हमें जा जाके क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा। लेकिन अगर हम चाहते, मान लो डॉलर हमने रख दिया कहाँ, CH नाम के वेरिएबल, तो जहाँ जहाँ CH यूज करेंगे वहाँ डॉलर मिलेगा। भाई सवाल करते थे तो कैसे होता था, x बराबर 10 मान लिए, तो उस सवाल के आगे के स्टेप्स में x की वैल्यू क्या रहती थी, 10 रहती थी ना। तो वही है, डॉलर है तो डॉलर, ये वैल्यू तब तक वही रहेगी। जैसे तुम सवाल करते थे ना और मानते थे ना कि माना x बराबर 10, तो सवाल में आगे जब लगाते थे, गुणा भाग करते थे, तो x को क्या मान लेके चलते थे, 10 ही ना, कुछ और नहीं ना। लेकिन उसकी x की वैल्यू बदल सकती थी अगर तुम उसी सवाल के आगे के स्टेप में अगर ये मान लो कि माने कि x की वैल्यू 10 से बदल के क्या हो गई, 20 हो गई, तो उसी सवाल में आगे के स्टेप में क्या होता है, 20। ऐसे हम लोग सवाल करते थे। जैसे बहुत सवाल ऐसे होते थे कि मान लेते थे पहले इसकी वैल्यू 0 है। कुछ याद करो, एक सवाल है, एक गणित की एक टेक्निक ऐसी हुआ करती थी जिसमें ये कहते थे, मानते थे ये चीज़ जैसे 0 है, फिर उसको ऐसे करते थे, फिर कहते थे कि ये तो 0 है नहीं, तो फिर चलो मानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, फिर उस पर मानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 20 है। तो उसकी वैल्यू, x की वैल्यू हम बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें x क्या है, वेरिएबल।
तो सेम वही चीज है कि वेरिएबल्स का यूज करो। और वेरिएबल्स कितने बना सकते हो? चाहे जितने तुम वेरिएबल बना सकते हो, बात नंबर 1, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है इन जावा इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर योर वेरिएबल बिफोर यूज। मतलब किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना क्या है? मैंडेटरी। अब देखो ये वर्ड याद रखो सब। मैंडेटरी का मतलब आवश्यक, तो मतलब ये करना ही करना है। तो इट इज इन जावा इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर योर वेरिएबल बिफोर यूज। और क्या है भाई, बोलो नंबर 2 बात। ये वर्ड अंग्रेजी खूब यूज होता है भाई, ये सब सीखो। वाइल जबकि है, और वाइल जबकि से ज़्यादा बड़ा क्या है जानते हो? दौरान। ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, बड़े बहुत ढंग से हम लोग यूज़ करते हैं। वाइल आई वॉज डूइंग दिस, सिर्फ यहाँ जबकि की नहीं, समझ रहे हो? तो जैसे है ना कि वाइल इन जावा इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर योर वेरिएबल बिफोर यूज। हाँ, वाइल क्या लिखा है? वाइल डिक्लेरेशन। हाँ, मतलब वाइल डिक्लेरेशन लिखने का मतलब मेरा क्या हुआ? डिक्लेरेशन करने के दौरान। वी हैव टू क्या भाई, ये सब अंग्रेजी के वर्ड है, यही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। वी हैव टू प्रोवाइड, याद रखना आज से इंग्लिश में कहीं पे भी हैव टू आ जाए तो हाँ, मतलब हैव टू आ गया तो मतलब कहीं कोई चीज़ क्या हो गई, इस चीज़ के पढ़ने की बात आ गई कि करना पड़ता है, करना पड़ेगा, करना पड़ा। जहाँ पे जिसको कहते हैं क्या, मजबूरी आ गई, मतलब जहाँ जो काम करना ही करना है। जैसे ये लिखेंगे वाइल डिक्लेरेशन वी हैव टू प्रोवाइड वेरिएबल नेम एंड इट्स डेटा टाइप। भाई बताओ, एग्री करते हो सब लोग इस बात से? 2 बातें हैं ना। और बताओ कोई तीसरी बात इसके बारे में। अच्छा, अब अच्छा ये बताओ, इन वेरिएबल यू कैन असाइन वैल्यूज। एक वेरिएबल में क्या कर सकते हो? तो वैल्यू असाइन कर सकते हो। और बताओ, जैसे ये असाइन करने को क्या कहते हैं जानते हो? जब बराबर करके किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? असाइन करना। जैसे यहाँ असाइन करना, जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं हम? असाइन कर रहे हैं। तो इन वेरिएबल यू कैन असाइन वैल्यूज, तो करें असाइन। करें, असाइन तो कर दी। अच्छा ये बताओ, पहले बताओ लाइन नंबर 9 पे क्या हम असाइन कर रहे हैं? अरे यार, पहली बात तो असाइन करने के अंदर होता है, पहली बार असाइन कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन। तो ऐसे थोड़ी ना कि नहीं बोल सकते असाइन नहीं हो रहा है, असाइन तो हो रहा है ना। इनिशियलाइजेशन भी एक टाइप का क्या है? असाइनमेंट है। बट वो क्या है, पहली बार के असाइनमेंट को ही क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। जैसे किसी वेरिएबल, बिल्कुल यार यही तो बता रहे हैं कई दिन से। ये देखो, जैसे ये क्या है, जैसे यहाँ पे ये लिख दिया हम, या सॉरी सी नहीं, मान लो CH। इसी वेरिएबल पे 10वें लाइन पे हम क्या कर रहे हैं? देखो 9वें लाइन पे भी इसमें वैल्यू डाल रहे हैं और 10वें पे भी हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं। 9वें पे भी डाल रहे हैं और किस पे डाल रहे हैं? 10वें पे भी डाल रहे हैं। तो अब ये चेक, अब ये है
तो ये भी असाइनमेंट हो रहा है। हम कहेंगे कि CH पे किसका हो रहा है, AF SF का। लाइन नंबर 10 पे CH पे किसका हो रहा है, HDF का। तो ये तुम्हें पता है, नया मिलता है तो पुराना छोड़ देता है और नया ले लेता है। दोनों लाइनों में क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। ये CH में होने वाला पहला असाइनमेंट। इसीलिए इसके लिए एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं हम, क्या, इनिशियलाइजेशन। और ये भी असाइनमेंट है वैसे, और ये भी असाइनमेंट। तो एक वेरिएबल पे हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, लेकिन मनमानी नहीं। यहाँ मनमानी किया है ना, कुछ भी डालने की कोशिश की है ना। हम ऐसे डालें अगर वैल्यू, एरर दे रहा है, अच्छा नहीं दे रहा है ना, अब दे रहा है, गलत लिखा है या गलत और भी तरीके से लिख के देखते हैं। ये लिखा हुआ एरर दे रहा है ना। हम तो ये नियम फॉलो कर रहे हैं ना कि इन वेरिएबल यू कैन असाइन वैल्यूज, बट लिखते हैं मेन लाइन भूल नहीं लिखे। हाँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में ये वर्ड खूब यूज करता है भैया, अंग्रेजी लिखना सीखो। अब एज पर भी चलता है, अकॉर्डिंग टू भी चलता है। हाँ देखो क्या, इन वेरिएबल यू कैन असाइन वैल्यूज, ठीक है। एक वेरिएबल में तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। एज पर डियर डेटा टाइप, ये मैटर करता है, मनमानी नहीं कर सकते। जब भी एक वेरिएबल की बात करते हो तो क्या होता है, जब एक वेरिएबल की बात करते हो तो क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर जब असाइनमेंट करते हो तो वैल्यू असाइन करते हो, लेकिन मनमानी नहीं भाई। जैसा वो डेटा टाइप जैसा एक्सेप्ट करता है आप वैसा ही भेज सकते हो, कुछ भी भेज नहीं सकते। और आज से एक वर्ड नया याद, सब लोग याद रखना, क्या, एक वर्ड स्टैटिक टाइपिंग स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। यहां टाइप से मतलब है, ध्यान से समझना, यहां टाइप से मतलब है जो वेरिएबल यूज करोगे उसका क्या टाइप होगा। दुनिया में ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग करने की, जिसमें से जावा भी है, जिसमें ये होता है कि कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो उसका टाइप आपको बताना पड़ेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप उसका टाइप बदल भी नहीं सकते। 2 चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आप एक वेरिएबल बनाओगे तो उसका क्या बनाना पड़ेगा आपको, आप उसका क्या होगा, टाइप हो। और फिर वहां पे अब देखो, तुम ये जो CH है, ठीक है, जैसे हम ये लिखें, कुछ ये लिखें, मान लो कुछ और भी लिखें, गलत सही लिखें, ठीक है। ये देखो, तो स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, हम इस पे थे ना। तो याद रखना, ऐसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो वेरिएबल का आपसे टाइप पहले डिफाइन करवाती हूँ, पहले आपसे उसको डिक्लेयर करवाती हूँ, कहती हूँ कि भैया पहले क्या बताओ, इसका टाइप बताओ, इसका नाम बताओ, नाम मत बस बोलो, नाम भी बताओ और इसका क्या बताओ, टाइप भी, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजेस को बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। जावा उसमें से एक। जावा जो .NET में यूज होती है, C#, ये दोनों लैंग्वेजेस क्या हैं, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। और कुछ दुनिया में ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं
जिनमें आपको वेरिएबल का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें देखो, इसमें हम सही वैल्यू डाले हैं, कैर में क्या डालना है, एक कैरेक्टर हमने सही डाला है, देखो कोई दिक्कत नहीं। अगर यही अगली लाइन पे आए और ऐसे कर दें, दशमलव फसमलव डालने के लगे, तो इसको क्या हो गई, फिर इसको दिक्कत होगी। इसका क्या मतलब है, इसका स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है जावा, जहाँ पे उसका पहले आपको टाइप बताना पड़ता है और आप बाद में उसी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, कुछ भी फालतू डाल नहीं सकते। ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज, और जावा आपकी स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। और जानते हैं दुनिया में डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज भी है, जहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता कि वेरिएबल का टाइप क्या है। आप वैल्यू डालो, वेरिएबल अपने आप को उस हिसाब से क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तुम नंबर डालोगे तो समझ जाएगा कि हाँ हम नंबर हो गए हैं अंदर से, और जहाँ गुणा भाग करोगे वहाँ भी चला जाएगा, आराम से गुणा भाग करके आएगा, ठीक है। और अगर उनको अक्षर के साथ यूज करोगे तो समझ जाएगा कि अब हमको कहीं नाम वाम में आगे पीछे लग जाना है, कहीं कुछ लगना है, वहाँ मेरा गुणा भाग नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं क्या, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, जहाँ वेरिएबल का टाइप कुछ भी फिक्स नहीं होता, जैसी वैल्यू आती है उस हिसाब से अंदर ही अंदर वो अपना टाइप क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे वीबी स्क्रिप्ट नहीं दिखा रहे थे शुरू में, वीबी स्क्रिप्ट, पाइथन, पर्ल, पीएचपी, रूबी, ऐसी दुनिया, वो ग्रूवी, ऐसी दुनिया में 72 लैंग्वेजेस जो क्या है, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, और स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज भी है। जावा आपकी क्या है, स्टैटिक टाइपिंग, ठीक है। याद करो वीबी स्क्रिप्ट यूज करते थे ना, कुछ लिखते थे इंट मिंट नहीं, सीधे लिखते थे ऐसे, क्या x बराबर मान लो 100, y बराबर मान लो क्या है 400, और z बराबर लिख दिया x गुणे y, लो और सीधा कर दिया। बताया कुछ, x है भैया ये इंट है, देखो भाई संभाल के, ये सब कुछ नहीं बताया, सीधा लिख दिया x बराबर 100, वो समझ गया। और सुनो, इसी सवाल में आगे की लाइन में आते हो और तुम लिख देते हो x बराबर 34.5, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस लैंग्वेज को कहेगा ठीक है भैया, पहले हम क्या लिए थे, 100 लिए थे, अब कह रहे हो तो 34.5 ले ले रहे हैं, ठीक है, अब ये हो गए हैं 34.5, आगे मतलब हम 10, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ये तुम्हारा, ये जावा में ऐसा नहीं चलता। जावा में देखो लिखे हो ना, नम1 बराबर 100, अभी तुम्हें लिखो, कहो कि हम लिखेंगे num1 बराबर 34.5, या कोई भी नंबर लिखो, सिर्फ ऐसा नहीं 34 पे ही है, हाँ कोई भी नंबर लिखो, एरर आ रही है। वो कह रहा, जावा कह रहा भैया ऐसे नहीं चलेगा, तुम बोले हो ना कि num1 क्या है, इंट है, तो पूरा नंबर डालो ना, इसमें 0.5 ले आ रहे हो, बात कुछ किए थे और अब इस टाइम पे कुछ कह रहे हो, हैं। तो ये स्टैटिक टाइपिंग, ये माना, ये शिशु कहेगी नहीं भैया बंद करो ये बात, लेकिन ये जो ये है वीबी स्क्रिप्ट है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहेगी लिखो भाई ठीक है चलेगा, आप इसी में एक्स में अगली लाइन में जाओ, अपना नाम डाल दो, वो कहेगा ठीक है भाई डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो अब लेकिन देखो अब, हाँ ये है ना, इस तरह से ये क्लियर है कि नहीं बात आपको, अब बताइए। तो डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज पता है, जिसमें वेरिएबल का टाइप कुछ भी आप फिक्स नहीं होता, जैसी वैल्यू होती है उस हिसाब से अपना टाइप क्या कर लेता है, इसलिए तो डायनेमिक है। और स्टैटिक है भैया ना भाई, हमको तो वही है, वही चाहिए। क्लियर है ये? अब जरा इस लाइन पे आते हैं। अच्छा, तो अब बताओ ये कोड क्या चलेगा, पढ़ो जरा। x बराबर क्या लिखा है 100, y बराबर क्या लिखा है 400, x बराबर फिर क्या लिखा है 34.5, वो कहा ठीक है भाई, x में क्या आ गया 34.5, फिर तुमने x बराबर क्या कहा राहुल, उसने कहा ठीक है भाई, ठीक है ये भी सही राहुल। अब राहुल का x में क्या है, राहुल गुणे क्या लिख रहे हो तुम, y 400, राहुल गुणे क्या लिख रहे हो 400। अब राहुल में 400 गुणा, ये राहुल में नंबर थोड़ी ना यार, 400 गुणा कर दो, है ना भाई, ये नाम में थोड़ी ना गुणा कर सकते हो। कहते यार इनके एड्रेस में जरा 5 गुणा करो,
अभी पता चल जाएगा इनका इनकी सैलरी कितनी है। ऐसे थोड़ी ना है, ऐसा है क्या कोई फार्मूला? नहीं है ना। तब तो ये तो जानते हो क्या हो, ये एरर देगा, ये क्या देगा, एरर देगा। कब? पहले नहीं देगा, पहले नहीं दे। ध्यान से समझना, देखो अब यही अंतर तुमको समझ में आएगा, बड़ी जरूरी चीज। अगर इस कोड को चलाओगे तो पहले एरर नहीं देगा, लेकिन जब इस लाइन पे पहुंचेगा और जब इस लाइन पे पहुंचेगा और जब बुरा भाग करेगा तो उसको समझ में आएगा भैया ये क्या कर रहे हो, कि तुम तो यार नाम में बुरा कर रहे हो, है ना। और इस लाइन पे आ जाएगी क्या, एरर। कब पर? अच्छा एरर आ गई। अच्छा एरर किस लाइन पे आई? अगर गिनती गिने तो 1 2 3 4 5 6, एक आठ तो खाली भी है ना। अच्छा एक खाली है ना, हाँ तो कितने हो गए, 3 3 6। 7वीं लाइन पे लिखा है क्या, z बराबर x इंटू वाई। जब कोड मेरा क्या हुआ, 7वीं लाइन पे पहुंचा, जब गुणा करने लगा तो उस टाइम पे क्या आ गई, एरर आ गई कि भैया ये चीज पॉसिबल नहीं। अच्छा एरर कहाँ आई, 7वीं लाइन पे। अच्छा ये बताओ, जब कोड चलेगा, जब कोड हाँ क्या बोल रहे थे हम, हाँ जब कोड चलेगा तो एरर कहाँ आएगी, लाइन नंबर 7 क्या, या इस पे आएगी, बताओ एरर कहाँ आएगी भाई, देखो इस पे नहीं आएगी। अच्छा एरर का किस पे आएगी, लास्ट वाले पे, 7 पे। लेकिन ये बताओ आखिर इस एरर आने की वजह कौन होगा, लाइन नंबर 5 जो x पे क्या डाल रहा होगा, राहुल, वो वजह है। लेकिन वो एरर कहाँ दिखेगी, 7 पे। तो अगर जब एरर कोड चलाओगे, तुम्हारे कोड में एरर आएगी तो तुम किस लाइन पे भागोगे भाई, ना 5 पे कैसे भागोगे, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। वहां तो नाम किसका आ रहा है, 7 का, कि भैया यहाँ एरर आ गई है। जहां एरर आएगी वहां नाम किसका आएगा, 7 का आएगा। 5 का क्यों आएगा भाई, वजह ये नहीं बताएगा, वजह तो निकालने के लिए तुम बैठे हो ना। वो तो कोड चलेगा, उस कोड कैसे अंदाजा लगाए कि एरर की वजह क्या है, 7 है कि क्या है, 4 है कि कुछ और है, ठीक है, कुछ और है, कैसे पता लगाए, ये नहीं ये करेगा। ध्यान से समझो, हाँ ध्यान से समझो, एरर जो आएगी किस लाइन पे आएगी, गिन लो जरा अच्छा, 2 2 4 1 5 1 6, 6वीं लाइन पे आएगी एरर, आएगी 6वीं लाइन पे। लेकिन एरर की जो वजह होगी वो होगी कौन सी लाइन, 5वीं। हाँ भाई पहले तो तीसरी था, लेकिन फिर हमने ये डाल दिया, फिर हमने ये डाल दिया, तो असली वजह कौन है, 5वीं। अच्छा अगर हम 5वीं में क्या डालें, तो भैया पहले तो एरर यहाँ आई, हमको पहले ये ढूंढना होगा कि इस एरर की वजह कहाँ छुपी, 5वीं में छुपी है कि 8वीं में छुपी है कि कहाँ छुपी है। फिर वो हम मान लो चलो ढूंढ लिया, हमको समझ में आ गया, अरे हो कि हमने क्या दे दिया है, अक्षर दे दिया है, यहाँ क्या देना है, नंबर दे दिया। लेकिन 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 अब भी अब एरर नहीं आएगी। लेकिन अब बताओ, अब भी एरर आएगी, लेकिन एरर कहीं और आएगी, आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। इसकी जानते हैं दिक्कत, समझ रहे हैं ना कि एरर जब भी कहीं आएगी तो आपको ये मतलब एरर कहीं आ गई, पहली बात तो एरर कहीं आ जाएगी चलते समय, और चलने के टाइम पे जब एरर आएगी तो वहाँ पे भाई वहाँ से आपको फिर ये ढूंढना होगा कि आखिर इस एरर की वजह क्या है। आप देख रहे हो एरर कहीं आ रही है, उसकी वजह छुपी हुई कहीं और है। सोचो जरा, यही कोड
एक स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज में लिखते तब कोई फालतू काम करने ही नहीं देता। अगर तुम सोचते कि नंबर में हम ले आए दशमलव लिखें या राहुल लिखें, ये चीज इसे ये अलाउ करेगा ही नहीं ना। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने का चांस है। इसीलिए कहा जाता है ये जो डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज होती हैं थोड़ी क्या होती हैं, अनसेफ होती हैं। क्या होती हैं? अनसेफ होती हैं। और उनमें जब, अच्छा तुम ही सोचो जरा, हम एक कोड लिखते हैं 200 लाइन का, 50वीं लाइन पे हम कहीं से क्या लिखा, एक एक्सेल शीट थी, ध्यान से समझना, एक्सेल शीट सब लोग देखे हो, वहाँ पे ऐसे लिखा था नेम, एज, सैलरी, टैक्स, एड्रेस, नंबर, सब ऐसे ऐसे कॉलम बने थे, और सब में सबका क्या लिखा था, डिटेल लिखी कि भैया उसका नाम क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी सिटी क्या है, ये सारी डिटेल वहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, और वहाँ उसकी सैलरी लिखी हुई। ये बात समझ में आती है सबको? और डेवलपर ने कोड लिखा जो, या हमने कोड लिखा, वो कोड क्या करता है, जाके वहाँ से सैलरी ले आता है, और सैलरी में से 10% क्या करता है, हाँ टैक्स माइनस करता है। सैलरी उसमें से 10% टैक्स क्या कर देता है, माइनस करके उस तरह से करता है। अब मेरा कोड 50वीं लाइन में वहाँ से सैलरी उठा के लाता, और कहीं आगे जाके 150वीं लाइन में उस सैलरी को क्या करता है, यूज करता है। सैलरी जो निकाल के लाया था वहाँ से एक्सेल से, उसको क्या करता है, 50वीं लाइन में निकालता है, और 150वीं लाइन में किसी उद्देश्य के लिए क्या करता है, यूज करता है। तो वहाँ पे सैलरी आती है, सही से काम चलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो आदमी जो अपना एक्सेल शीट है, वो आदमी जो जिसने क्या बनाई है, एक्सेल शीट बनाई है, उसमें एक कॉलम क्या कर देता है, बढ़ा देता। मान लो पहले वहाँ पे आधार नंबर नहीं लिखा था, अब आधार नंबर का एक लाइन क्या करता है, एक कॉलम बढ़ा देता है। अब हर चीज एक एक कॉलम क्या हो जाएगी, खिसक जाएगी ना। तो जो डेवलपर का कोड चल रहा था, जो सैलरी लेके आ रहा था, अब सैलरी लेके नहीं आ रहा है, सैलरी की जगह क्या लेके आ रहा है, एड्रेस। क्योंकि पहले उसने कोड लिखा था क्योंकि 5वें कॉलम में सैलरी रखी है, वहां से लेके आओ। एक आदमी ने एक कॉलम क्या किया, बढ़ा दिया, तो जो 5वां था वो क्या हो गया, 6वां, जो 4था था वो क्या हो गया, 5वां। तो डेवलपर ने कोड था 5वें से लेके आओ, 5वें से लेके आना था क्या, सैलरी, लेकिन लेके क्या आया, एड्रेस। और फिर उस एड्रेस में से 10% तुम निकालने लगे, तो एड्रेस में से भी 10% निकलेगा, तो कोड चलेगा भाई। लेकिन देखो, अगर VBScript जैसी कोई डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज होगी तो जानते हो क्या होगा, वो एड्रेस लेके आएगा और लगेगा उसी में से 10% क्या काटनी, और तब क्या आ जाएगा, एरर आ रही है कहाँ, 150वीं लाइन से, जबकि एरर की वजह कहाँ चुकी है, 50वीं लाइन। तो अगर डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज जो शुरू में सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा, उसमें काम करोगे, अगर डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज में काम करोगे, ठीक है, जो उसमें यही एक दिक्कत रहेगी, उसमें गलती ढूंढना, मेंटेन करना, ये सब क्या होगा, मुश्किल होगा। और स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज में ये सब झंझट आएगी ही नहीं। वो पहले डिक्लेयर करवाएगा, बाद में कहेगा वैल्यू डाल लो जो डालना, और उसी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो जिस टाइप का वो वेरिएबल है, कुछ भी फालतू डाल नहीं सकते। बिल्कुल। और एक चीज देखो, चाहो तो एक लाइन में डिक्लेयर करो, और एक लाइन में क्या करो, इनिशियलाइज करो। पहली बार के असाइनमेंट को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे हो, एसएच वेरिएबल इसी लाइन में डिक्लेयर भी हो रहा है। देखो डिक्लेयर का ये पहचान है, नाम और उसका टाइप, और इसी लाइन में उसके अंदर वैल्यू भी डाल दी जा रही है। तो मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों क्या हो रहा है, साथ में, ठीक है। तो स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज एक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं सबको आप? और जावा आपकी कैसी लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। यहाँ टाइपिंग का मतलब टाइप करने से नहीं है,
वहाँ यहाँ टाइप का मतलब वेरिएबल के टाइप से है। हाँ, वेरिएबल के टाइप से, ठीक है। और बताओ, अच्छा ये बताओ, सब तो जान ही गए हो, एक चीज ये बताओ मैं आपसे, ये क्या किए, वेरिएबल को डिक्लेयर किए, कर सकते हैं ना। एरर, एरर, अच्छा ये नाम का कहीं यूज किए हैं क्या। मान लो एक वेरिएबल और बनाते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं, मान लो क्या, वैर, क्या नाम रखते हैं, वैर रखते हैं, या कौन नाम रख देते हैं क्या, नम। अच्छा नम भी यूज़ किया है ना, चलो क्या यूज़ कर लेते हैं, शेड भी यूज है। अरे एक काम करते हैं, अच्छा ये इसकी एरर थी यार। मान लो एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम क्या है, ए। ये क्या लिखा, ए एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट, ठीक। और इसको कर दिया क्या, प्रिंट। तो पहले तो देखो रेड कलर दिख रहा है कि नहीं, येलो कलर नहीं है भाई, कौन सा कलर है, रेड। या नाम बदल दे भाई, हम इसका नाम रख दें क्या, ABC। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। देखो सब लोग, एरर दे रहा है कि नहीं, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है। अच्छा ये बताओ, लाइन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं, ABC को डिक्लेयर कर रहे हैं। लाइन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, एरर दे रहा है तो सही तो कह रहा है कि तुम ही कह रहे हो कि प्रिंट करा दो। वो कह रहा है क्या प्रिंट करा दे भैया, तुमने कह दिया एक वेरिएबल है ABC। वो कह रहा है ठीक है, मान लिए एक वेरिएबल है ABC, फिर कह रहा है तुम प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट कर दे भाई, बताओगे ना। अगर इसी लाइन में, अगर एक लाइन पहले हम लिख दें ABC बराबर 100 1000, जो लिखना है लिख दें। अब देखो एरर नहीं है, अब कह रहा भैया हमें कोई धर्म संकट नहीं है, हम करा देंगे, हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे प्रिंट करने को लाइन नंबर 10 में, तो ABC में जो होगा प्रिंट करा देंगे। क्या है, 1000 है, 1000 प्रिंट करा देंगे। देख लो तुम्हारी आंख के सामने है, क्या प्रिंट करा देगा ये, 1000। लेकिन तो क्या समझ में आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। पहले ये देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट, या एक शॉर्ट में वर्ड बोलें क्या, इनिशियलाइजेशन ना। और इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल का क्या, यूज। भाई दो ही चीज होगी ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, एक वेरिएबल में वैल्यू डालोगे, इनिशियलाइज करोगे, साइन करोगे, इसके बाद उसको क्या करोगे, जगह जगह यूज करोगे। तीन ही चीज तो है संभव। तो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, कि एक वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के बाद सीधे यूज नहीं कर सकते, उसके पहले उसका इनिशियलाइजेशन करना होगा, उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। और सही बात है, कौन सा गलत बोल रहा है ये, कह रहा है वो कि हमको तुम इस्तेमाल, मान लो हम ऐसे लिख रहे होते, देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा है बताओ, लाइन नंबर 10 में 5 गुणे क्या लिखा है, ABC लिखा है ना। ABC क्या हुआ है,
यूज हुआ है। याद रखना भाई, यही समझना है, यूज हो रहा है कौन? ABC। अब ऐसे लिख दो, एरर दे रहा है कि नहीं? कौन गलत बोल रहा भाई? तुम कह रहे हो कि ABC, एक काम करो 5 से गुणा हो जाओ, हाँ हमें उत्तर दे दो। हाँ ABC का कुछ बता नहीं रहे, ABC में क्या है और क्या नहीं है, कह रहे हो 5 से गुणा हो। बेचारा क्या करे 5 से गुणा करके, कहाँ करे? तो क्या समझ में आई एक बात? पहले उस वेरिएबल को क्या करना, अच्छा ऐसा कर दे तो भाई देखो, यहाँ हम यूज भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इनिशियलाइज बाद में कर रहे हैं और यूज पहले कर रहे हैं, तो ये भी संभव नहीं है। जैसे आप बताएं, मेरे घर में ही एक बार मेरी मम्मी से एक भाई मेरे घर की ही, हाँ एक औरत ने कहा भाई कि अरे भैया हमरे बिटिया के तने फ़ोन लगाई दे तू। तब मम्मी कहीं अच्छा नंबर था, तो कह रहे अब है तो नाजबा कैसे लाज लगा बाद में हम दे दे भाई नहीं। तो समझ रहे हो, वही बात है कि पहले यूज कर लेंगे और बाद में बताएंगे, तो ये तो नहीं संभव है ना भाई। जैसे वही चीज़ यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही? आप एक वेरिएबल को आपको क्या करना होगा, पहले डिक्लेयर करना होगा, फिर इनिशियलाइज करना होगा, इसके बाद आप चाहे जो करो भाई उसका। क्लियर है ये? डिक्लेरेशन और क्या, इनिशियलाइजेशन। अच्छा एक वर्ड और इंग्लिश में जानते हैं आप लोग? डिफॉल्ट। क्या मतलब है इसका? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो चीज पहले से, जो चीज फिक्स नहीं है, जो चीज क्या है, हाँ पहले से, जो चीज, जितनी चीज पहले से हो, जो चीज पहले से, उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। जैसे हम पैदा होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिर में बाल होते हैं, 2 हाथ होते हैं, ये क्या है? ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट जब भी कहेगा यार ये तो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये चीज़ तो पहले से। जैसे मान लो हम एक गाड़ी खरीदें और उसमें सीट ही ना हो, जब गाड़ी खरीदते हैं तो जो जो चीज़ उसमें लग के पहले से आती है उसमें क्या बोलते हैं? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब जो चीज़ मतलब पहले से ही उसमें आए। अब देखो यही एक वर्ड, हाँ मतलब जो शुरू में हो। जैसे गाड़ी जब मिली तुमको खरीदने पे, तो जितना शुरू में मिला वही क्या मिला? बाय डिफॉल्ट मिला। इसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुमने किक हटवा दिया, हार्न 2 और लगवा दिए, एक साइलेंसर बढ़वा दिया, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो तुमको 2-3 साइलेंसर इस तरह से गाड़ी नहीं मिली ना। ये बात समझ में आती है कि नहीं सबको? तो वैसे ये समझो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तुमसे लोग कहेंगे कि एक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, तो याद रखना आज से सब लोग, जो ये वेरिएबल तुम यूज कर रहे हो, जो ये वेरिएबल तुम यूज कर रहे हो, इसको जब डिक्लेयर करते हो, जब इसमें कोई वैल्यू नहीं डालते हो, जो इसमें पहले से पड़ा रहता है, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर बिना डाले पहले से पड़ी हो, उसी को क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बात समझ में आई? और याद रखना, जो ये वेरिएबल तुम जावा का देख रहे हो, इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। सोचो, अगर इस ABC के अंदर बिना डाले पहले से कुछ पड़ा रहता तो ये लाइन नंबर 11 एरर नहीं देती, तो कहती जो है पड़ा वही हम प्रिंट करा देंगे। लेकिन याद रखना, जावा में जो ये वेरिएबल तुम देख रहे हो, वैसे भी चलो आगे बोलते, लेकिन इस वेरिएबल को जिसका नाम ABC है, जिसका नाम B है, ध्यान देना, जिसका नाम क्या है? SH है, BT है, num1 है, D है, F है, ये जितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं,
इन सारे वेरिएबल के लिए हम एक स्पेशल नाम यूज करते हैं, क्या? लोकल वेरिएबल। क्या नाम बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल बोल रहे थे ना, अब से इसमें एक वर्ड और छोटा सा जोड़ लो, क्या? लोकल वेरिएबल। जितने वेरिएबल थे ना ये सारे क्या थे? लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। लिख देते हैं इस बात को, देयर इज नो या देयर इज नॉट एनी डिफॉल्ट वैल्यू इन वेरिएबल। नहीं, लिख देते हैं क्या? इन लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल यूज कर रहे थे सब क्या थे? लोकल। ठीक है। और लेकिन उसके पहले एक चीज और लिखनी जरूरी है, क्या? डिक्लेयर योर और ये भी है क्या? इन सेम लाइन यू कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन बोथ। मतलब किसी वेरिएबल के अंदर तुम एक ही लाइन में दोनों काम भी कर सकते हो। और एक ये चीज, बिफोर यूजिंग योर वेरिएबल you have to initialize your वेरिएबल। इनिशियलाइज का मतलब उसके अंदर कोई न कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी, बिकॉज फिर वही बात कहो तो, क्योंकि यही लाइन क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। ठीक है। और क्या समझ में आया? इन एनी वेरिएबल यू कैन assign values multiple ये भी बात है ना, एक वेरिएबल में, यहाँ हम टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे सेम टाइप का मतलब क्या है? जैसे इंट अगर टाइप का है तो इंट टाइप की वैल्यू एक वेरिएबल में तुम क्या कर सकते हो? बार बार डाल सकते हो, मल्टीपल टाइम। एंड वी आर saying it बिल्कुल असाइनमेंट। और क्या बात समझ में आती है भाई, बोलो। कभी ऐसा लिख के देखना जरा, एरर दे रहा है? नहीं ना, कोई एरर नहीं भाई, एरर लाल रंग का होता है। लेकिन एक काम करो, अब भड़क जाएगा। हाँ, तुम क्या किए? एबीसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए 2 बार। जावा कहता है कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि वेरिएबल का टाइप क्या है। तो तुम कह रहे हो अच्छा बताना पड़ेगा, रुक जाओ हम 10 बार बताएंगे तुमको। तो कहेगा भैया ये भी नहीं 10 बार बताओगे, पागल नहीं है हम। अगर आप लाइन नंबर 10 में हमें बता चुके हो कि एबीसी का टाइप क्या है, इंट है, तो फिर आगे क्यों बता रहे हो भाई इंट है एबीसी का टाइप? वो कह रहा है इतना तो हम जानते हैं। तो एक वेरिएबल को लिख देते हैं, यू कांट डिक्लेयर एनी वेरिएबल मोर देन 1 टाइम। एक ही बार बताओ भाई, डिक्लेयर करो, उसको बता दो ये है। अब ये कहो तुम बार बार बताओगे नहीं हम इंट है, हम इंट है। वो कह रहा भाई हम जान रहे हैं कि तुम क्या हो,
इंट हो। तुमको बार बार ये बताना, जैसे ये ऐसे लिखे कोड, तुम कहो हम ऐसे लिखेंगे इंट ABC बराबर 400, इंट ABC बराबर 600। इस बात से उसको दिक्कत है। उसको इससे दिक्कत नहीं कि 600 डाल रहे हो, कह रहा भैया हम वेरिएबल है 400 डालो 600 डालो, मन करे आगे कुछ और डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम कह रहे हो लाइन नंबर 10 में कि हम इंट है 400 डालें, अब फिर कह रहे हो नहीं हम इंट है, क्यों कह रहे हो भाई दोबारा तुम इंट? वो तो जान लाइन नंबर 10 में उसको पता चल चुका है कि ABC का टाइप क्या है, इंट है, तो आगे फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है। ABC 600 डालना है डालो ना, वो कह रहा है 600 डालना है डालो, लेकिन दोबारा क्यों बता रहे हो कि ABC क्या है? मतलब नहीं 600 नहीं, ABC इंट है, बता दिए उन्होंने लाइन नंबर 10 में कि ABC क्या है, इंट है, तो कह रहा हम समझ गए। अब आगे की लाइनों में तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं। कहाँ पे? लाइन नंबर 12 पे। अब तुम क्या लिख रहे हो? बाइट लिख रहे हो। इनका कहने का मतलब चलो बाइट नहीं, हम मान लो लॉन्ग लिख दें। देखो फिर वही बात है, ABC इसका नाम है, तो ABC नाम अब दोबारा तुम इस्तेमाल नहीं करें। मतलब हम यही कहे कि भाई देखो एक काम करो, अपने 2 लड़कों का नाम सेम मत रखना है। हमने कहा 2 लड़के हैं भाई, तो उनका नाम अलग अलग रखना, नहीं तो बाद में बुलाओगे तो कैसे आएंगे? दोनों का नाम ABC मत रखो, एक का नाम तो ये कह रहे हैं नहीं लड़की का नाम रख ले, तो लड़की का भी नाम रखोगे तब भी दिक्कत आएगी ना। घर में जब ABC चिल्लाओगे तो तीनों में से 2 के आने की संभावना रहेगी। इस वजह से याद रखना, जो नाम एक बार इस्तेमाल कर लिया, जैसे ABC तुमने इस्तेमाल कर लिया इस क्लास, देखो इस यहाँ पे कोड लिख रहे हो, कोड में तुमने बोला लाइन नंबर 10 में कि नाम ABC है और टाइप क्या है, इंट है। अब इसका ना तो तुम ABC का टाइप बदल सकते हो और न ही तुम ABC को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये ABC इंट है तो है, बस तुम्हारा मन करे तो ABC में अगर वैल्यू डालनी है तो डालो, ABC से वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो, प्रिंट कराना है प्रिंट कराओ, जो करना है करो। लेकिन तुम ये कहो कि नहीं हम ABC पहले इंट था अब लॉन्ग रहेगा, अब से ऐसा रहेगा, तो जावा यही है। इसलिए क्या है, ये स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। कहता है भैया जो पहले बता दिए, स्टैटिक मतलब स्थिर, जो बताए वही रहेगा। अब ये नहीं बार बार तुम अपनी बात बदलोगे तो हम ये कह रहा हम मानेंगे नहीं। तो सीधी बात है, एक वेरिएबल को, इसीलिए यहाँ शायद लिखा होगा इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर योर वेरिएबल विथ यूनिक नेम। नाम हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक। कभी भी 2 वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं लिख, मतलब ABC इंट ABC लिख दिया ना, ABC को डिक्लेयर कर दिया ना, इसका टाइप इंट है। अब ना तो ABC को दोबारा इंट बोलोगे और ना तो ABC को दोबारा आगे कुछ और बोलोगे, बात खत्म। इंट ABC क्या है, इंट है तो इंट है। और इतना ही तुम्हारा अगर चेंज करने का मन है तो जहाँ इंट बना रहे थे वहीं क्या कर लो, तो इसको इससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन तुम ये कहोगे नहीं 3 लाइन तक ये इंट रहेंगे, फिर 3 लाइन तक ये रहेंगे, फिर 5 लाइन के बाद ये बन जाएंगे ये, फिर इसके बाद ये हो जाएंगे, तो कहेगा भैया ये नहीं चलेगा। जो है बता दो पहले, उसमें वैल्यू जो डालना है डालो, इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम कहोगे उसका टाइप बदल देंगे, तो कहेगा ना भाई डायनेमिक टाइपिंग नहीं है कि मेरा टाइप बदल जाए, हम स्टैटिक टाइपिंग है, जो मेरा टाइप बनेगा शुरू में वही स्थिर रहेगा। क्लियर है? अब तो कितनी बातें हो गई, 8 और भी बातें होनी चाहिए भाई। इसको तो हम सेव कर देते हैं, ऐसे ही आपको लिखनी है। और क्या कर सकते हैं आप, रीअसाइनमेंट कर सकते हैं। एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें फालतू वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा हाँ, ओहो मेन बात तो नहीं लिखे, जो कल का मेन था, लाइन नंबर 9 भाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। ये वैल्यूज आर सेविंग इन रैम, वेरिएबल हैज
एड्रेस ऑफ वैल्यू इन, ये बात समझना है। जैसे देखो एक बात और बोलते हैं हम लोग, जब बोल चाल में बोलते हैं ना, कहते हैं जैसे यार ABC में 400 पढ़ा है, जैसे मान लो आपस में दोस्त ही हैं, काम कर रहे हैं, कई बार उससे कोड में दिक्कत आई, मेरे कोड में आए, यही सब तो वहाँ भी लिखे रहते हैं, इंटमेंट यही सब लिखे रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं कुछ नया कुछ अलग तो का गोला बना देते हैं, सब ऐसे ही रहता है। तो वहाँ देखते हैं तो ऐसे आपस में बात करते हैं, हाँ ABC में 400 पढ़ा है, हम बोल ले रहे हैं आपस में, दोस्त था कुछ समझ जा रहा, लेकिन टेक्निकली ये सही वर्ड नहीं, ABC में 400 नहीं पढ़ा। मतलब अगर ये चलेगा, हम कहेंगे कि जब चलेगा तो ABC में 400 आएगा, फिर जब एक A डिक्लेयर होगा फिर ABC में क्या आएगा 600 आएगा, तो ये सही बात नहीं। ABC में 400 नहीं आएगा, ABC में 600 नहीं आएगा, ये 400 या 600 कहाँ जाएगा, रैम में। ABC के पास वो वैल्यू रैम में जहाँ है उसका क्या आएगा, एड्रेस आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बात बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, पीछे ये है कैसा, है ना। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब यही है ABC, अगर ABC को प्रिंट क्या करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा 400, इसके बाद करोगे तो क्या मिलेगा 600, जो रहेगा वो मिलेगा, वो ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ये बात तो आपको कल बताई गई थी, और ये भी समझाया गया था कि हर डेटा टाइप कितनी रैम में मेमोरी लेता है, कोई 2 बाइट, कोई 4 बाइट, कोई 8 बाइट, ऐसे ले रहे थे ना। और ऐसे नहीं मनमानी कि नहीं भैया हमको 2 कमरे घर चाहिए, हमको 4 कमरे घर चाहिए, जितनी उनकी ज़रूरत थी, जिस पर्पज से बनाए गए थे उतना ही वो ले रहे। इंट कितना ले रहा था 4 बाइट, तो भैया उसके बाद मतलब 32 बिट टोटल मांग रहा था, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो इसकी वजह से वो कह रहा था कि भैया मेरे अंदर 2 गुणे करो, कितना 31 बार, और -1 करो, जो रिजल्ट आएगा उतना बड़ा नंबर मेरे अंदर स्टोर कर सकते हो। छोटा भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन इतना ही। लेकिन हाँ, इससे बड़ा कोई नंबर हो जाएगा तो फिर स्टोर नहीं, ठीक है। इसीलिए सबका अलग अलग क्या था, मेमोरी कंजम्पशन था ना, इसे क्या बोलते हैं, मेमोरी कंजम्पशन। कि कोई कंजम्पशन का मतलब कोई चीज़ उपयोग करना, कंजम्पशन करना का क्या मतलब है, किसी चीज़ का उपभोग करना या यूज करना, है ना। तो सबका अपना अपना अलग अलग क्या था, मेमोरी कंजम्पशन था। कोई 2 बाइट ले रहा था, कोई 1 बाइट ले रहा था, कोई 4 बाइट ले रहा था, कोई 8 बाइट ले रहा था। क्लियर है ना ये बात। चलो आज इतना ही रखते हैं, और इसमें कुछ और नया समझ में आए जोड़ने के लिए तो जोड़ो, नहीं तो हाँ वैसे इतनी बातें हैं। वैसे 2-3 बातें और हैं, ये कल की बातें, हमने क्या बताया था पहले, चलो लिख ही देते हैं, 2 मिनट की बात है। इफ वी आर assigning a new value in already, देखो ये इंग्लिश भी देखो यार जरा, नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर पे मारो, वहाँ तो समझ में आएगा। इफ वी आर assigning a new value in already initialized वेरिएबल, क्या कहने का मतलब है, अगर हम एक वेरिएबल पे एक वैल्यू असाइन करते हैं, नई वैल्यू असाइन करते हैं, जो पहले से क्या है, ये पहले से इनिशियलाइज्ड है, मतलब पहले से उसके ऊपर एक वैल्यू डाली गई है, हम नई वैल्यू डाल रहे हैं वेरिएबल, देन न्यू वैल्यू रैम एड्रेस, न्यू वैल्यू का कौन सा एड्रेस, न्यू वैल्यूज रैम एड्रेस will be assigned to variable and, और क्या है जो ओल्ड वैल्यू नहीं थी, and no one will have
एड्रेस ऑफ ओल्ड वैल्यू। क्या पूरी बात है? अगर एक वेरिएबल में हम एक नई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे हमने यहाँ क्या किया, ये देखो क्या हम बोल रहे हैं, इफ़ वी आर असाइनिंग ए न्यू वैल्यू इन ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड। अच्छा, ऐसे लिख दें, अंग्रेजी ही तो है, इधर उधर घुमाओ इसको। इन ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड वेरिएबल, ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड वेरिएबल कौन है? जैसे ए बी सी है। इन ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड वेरिएबल इफ वी आर असाइनिंग अ न्यू वैल्यू, अगर हम उसमें एक नई वैल्यू असाइन करते हैं, जो कि हम लाइन नंबर 13 में कर रहे हैं। तो कल बताए थे, ये रिकैप है कल का, समझ लेना कि जब ये लाइन चलेगी तो 400 कहाँ जाएगा? रैम में। इंट है, कितनी मेमोरी लेगा? 4 बाइट। कितनी लेगा? 4 बाइट कहाँ लेगा? रैम में। और रैम में उसका एड्रेस इसके पास आएगा, ABC के पास। और इसके बाद जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो रैम में 400 तो पड़ा ही है, पड़ा रहेगा, नया कौन बनेगा? 600। और 600 का एड्रेस किसके पास आएगा? ABC के पास, उसी ABC के पास जिसके पास पहले किसका एड्रेस था? 400 का। तो इसका नियम है, नया एड्रेस मिलेगा तो पुराना क्या कर देंगे हम? छोड़ देंगे। तो 400 का छोड़ देगा, 600 का ले लेगा। तो 400 का एड्रेस किसी के पास भी नहीं बचेगा। वही बात लिखे हैं, इन ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड वेरिएबल इफ वी आर असाइनिंग अ न्यू वैल्यू, देन न्यू वैल्यूज रैम एड्रेस विल बी असाइन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल पे नई वैल्यू का जो रैम में एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा। एंड नो वन विल हैव एड्रेस ऑफ ओल्ड वैल्यू, और किसी के पास ओल्ड वैल्यू का एड्रेस नहीं होगा। समझ रहे हो? मीन्स क्या मतलब हुआ? किसी के पास उसका एड्रेस नहीं है। मीन्स इट, देखो ध्यान से समझना इस बात को, फिर लिखते हैं, इस लाइन को मिला के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इफ नो वन विल हैव एड्रेस ऑफ, हाँ ओल्ड वैल्यू लिखें, या एनी वैल्यू इन रैम। एनी लिखते हैं या क्या लिखते हैं? एनी क्या लिख रहे हैं? इफ नो वन विल हैव एड्रेस ऑफ एनी ओल्ड वैल्यू, इफ नो वन हैव एड्रेस ऑफ एनी वैल्यू इन रैम, देन याद रखना, कल एक नाम बताया था, जावा में एक चलता है कौन? गार्बेज कलेक्टर। क्या नाम बोला था? गार्बेज कलेक्टर। चलिए उसको बाद में चाहिए। इफ नो वन हैव एड्रेस ऑफ एनी ओल्ड वैल्यू इन रैम, देन दैट वैल्यू विल बी डिलीटेड फ्रॉम रैम। क्या समझे? अगर किसी वैल्यू का एड्रेस किसी वेरिएबल के पास नहीं है, क्या लिख रहे हैं? इफ नो वन हैव एड्रेस ऑफ एनी ओल्ड वैल्यू, अगर किसी वेरिएबल के पास है नो वन हैव एड्रेस ऑफ एनी ओल्ड वैल्यू इन रैम, देन दैट वैल्यू विल बी डिलीटेड फ्रॉम रैम। याद रखना, तुम्हारे रैम में ही 400 भी आएगा, तुम्हारे रैम में ही क्या होगा? देखो 400 पैदा होगा लाइन नंबर 10 में, लाइन नंबर 11 तक ये जिंदा रहेगा, लाइन नंबर 12 तक भी जिंदा रहेगा। लेकिन जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो ABC के पास किसका एड्रेस आएगा? 600। तो रैम में 400 और 600 दोनों रह रहे हैं। लेकिन 13 के बाद जब 14-15 पे चलेगा तो ये जो 400 है, जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं बचा, कि भाई जिसके पास था उसने तो किसका ले लिया? ABC का। तो इस 400 को रैम में से क्या कर दिया जाएगा? डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और मेमोरी क्या कर दी जाएगी? फ्री कर दी जाएगी। और जो ये काम करता है उसी को बोलते हैं क्या? गार्बेज कलेक्टर। उसका काम है कूड़ा करकट हटाना, इकट्ठा करना, साफ करना। तो जिसका कोई यूज नहीं बचा, जिसको आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो चीज़ कूड़ा ही है ना। कूड़ा किसको कहते हैं? यार जो चीज़ यूज करना तुम सोच जाते हो कि अब तो ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं बचा, उसी को कूड़ा बोलते हो ना। तो यही गार्बेज कलेक्टर पीछे से करता है, वो अलग बात है। अब इतनी बात समझ में आई?
तो चलो, बात गार्बेज वैल्यू का नहीं है। गार्बेज वही है जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं। जब तक एड्रेस है तब तक गार्बेज कलेक्टर उसको पूछेगा भी नहीं। जैसे ये 400 है, 400 को हटा देगा, लेकिन 600 का कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, लाइन नंबर 17 के बाद 600 को भी हटा देगा, 1000 ले लेगा, है ना। आगे लेकिन उस 1000 को छेड़ेगा नहीं, क्योंकि मतलब उसकी वैल्यू चेंज भाई 1000 का एड्रेस किसके पास है, ABC के पास है, तो इसलिए उस 1000 को छुएगा नहीं। क्लियर है ये? चलो फिर नहीं रखते हैं।